हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही बायोलॉजी इन हिंदी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट, जो 10th क्लास के हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, कौन सा? मानव तंत्र। ठीक है, मानव तंत्र में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया और कौन सा पढ़ लिया? आपका ब्लड, और आपने कौन सा पढ़ लिया? श्वसन तंत्र भी पढ़ लिया। अब नंबर 3 पे आता है 2.3, यानी कि 3 नंबर पे आपका पढ़ना है रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या क्या पढ़ना है? एक तो हमें रक्त पढ़ना है और जो परिसंचरण तंत्र जो उसमें हार्ट है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रक्त को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? रक्त पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आप पढ़ेंगे क्या? रक्त। ठीक है, अब ये रक्त होता क्या है? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रक्त होता क्या है। रक्त एक हमारे शरीर का वो भाग है जो गैसों का परिवहन में सहायक होता है। अब ये गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे आप श्वसन कर रहे हो तो आप कौन सी गैस ले रहे हो? O2 ले रहे हो। कौन सी ले रहे हो? O2 ले रहे हो, और उस O2 को वापस हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा किस में बदल दिया जाता है? CO2 में। वो आपको मैंने किस प्रकार बदलता है पिछली क्लास जो होती थी हमारी, कौन सी? जो श्वसन तंत्र, उसमें आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसमें क्या होता है? O2 को CO2 में कन्वर्ट कर दी जाती है, और वो O2 किसके साथ जाती है? ब्लड में घुल के किस में जाती है? फेफड़ों में जाती है। ठीक है, और फेफड़ों से वापस CO2 में कन्वर्ट होकर शरीर से बाहर आ जाती है। अब होता है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त। तो रक्त क्या होता है? रक्त की जो पहली विशेषता होती है, तो इसमें लिखेंगे आप, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है रक्त का लाल रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किस कारण होता है? आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब ये हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे रक्त में उपस्थित एक क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, इसके बाद आता है रक्त का निर्माण। रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त का निर्माण आपके अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? बोन मैरो या अस्थि मज्जा। अब ये अस्थि मज्जा क्या होती है? तो देखिएगा, ये कोई माना कि हमारी क्या है? कोई एक अस्थि है। ठीक है, कोई हड्डी है या अस्थि या बोन है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर होते हैं या छिद्र होते हैं या मज्जा होती है। ठीक है, इसमें इस मज्जा में ही क्या बनती है? आपकी जो रक्त होती है, रक्त कणिकाएं या रक्त के जितने भी पार्ट होते हैं इस बोन मैरो में बनते हैं। इसी कारण इसी कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अब आता है रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब आता है रक्त की मात्रा पूछी जाती है आपके मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो नेक्स्ट लिखिएगा, मानव में रक्त की मात्रा नर व मादा में अलग अलग होती है। क्या होती है? नर व मादा में अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग कैसे होती हैं, कितनी होती हैं? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लिखाता हूं नर। ठीक है, नर में कितनी होती है रक्त की मात्रा? आपके 5 से 6 लीटर। कितनी? 5 से 6 लीटर। ठीक है, अब मैं बात करूं मादा की। किसकी? मादा की। तो मादा में होती है आपके 4 से 5 लीटर। ठीक है, ये तो हो गई रक्त की मात्रा। ठीक है, अब आता है जो रक्त है, जो रक्त की मात्रा तो होती है कितनी? 4 से, नर में तो होती है 5 से 6 लीटर और मादा में होती है आपके 4 से 5 लीटर। लेकिन कई बार आपका पूछ लिया जाता है कितने, उसके भार का कुल कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो नेक्स्ट लिखिएगा, मानव शरीर के कुल भार का 7% रक्त होता है।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो जैसे कि मेरा वेट कितना है 70 किलो या 70 केजी, कितना है 70 केजी है। ठीक है, अब इस 70 का मैं 7% निकालूंगा तो 7% को चिन्ह हटाऊंगा तो नीचे कितने आ जाएंगे 100 आ जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं 0 से 0 काट देते हैं तो 7 तो 7 कितना होता है आपके 49 होता है, अपॉन में कितना बचा 10 बचा, कितना बचा 10 बचा। ठीक है, अब ये 10 हटेगा तो क्या बचेगा ऊपर 4.9, तो ये 4.9 लीटर हो गया, तो अप्रोक्स कितना हो गया 5 लीटर। तो मेरे अंदर कितना है ब्लड 5 लीटर, तो मैंने क्या बताया नर में 5 से 6 लीटर। अगर कोई किसी का वेट कितना हो गया 80 90 या 75 75 जो भी है तो उसमें कितना होगा 5 से अधिक होगा। तो यहाँ पे नर में तो हो गया 5 से 6 लीटर और मादा में होता है 4 से 5 लीटर। ठीक है, ये तो हो गई रक्त की बात। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रक्त का पीएच मान। रक्त का पीएच मान। ठीक है, रक्त का जो आपके रक्त होता है तो इसका जो पीएच मान कितना होता है आपका 7.4, कितना होता है 7.4, जिसको आप कोष्टक में लिखेंगे हल्का क्षारीय। क्या लिखेंगे हल्का क्षारीय होता है। अब ये हल्का क्षारीय कैसे होता है तो इधर ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसकी पीएच कितनी होती है 7.4, जो क्या होती है बेस्ट मीडियम या क्षारीय माध्यम होता है। तो एक आपको इससे पहले पीएच स्केल समझनी है। क्या पीएच स्केल, इधर देखिएगा ये होती है आपकी पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ पे तो होता है 0, यहाँ पे होता है आपका 7, यहाँ पे होता है आपका 14, कितना 14। तो अब 0 से 7 पे क्या होता है आपके अम्ल होते हैं और 7 से 14 पे क्या होते हैं आपके क्षार या बेस होते हैं और 7 पे आपका होता है उदासीन। क्या होता है उदासीन होता है। ये होती है आपकी क्या पीएच स्केल। ठीक है, अब क्या करेंगे जैसे जैसे अम्ल की बात करूं, क्या मैं अम्ल की बात करूं तो 0 से 7 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता का क्रम क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पे बात करूं 0 से लेके 4 तक होती हैं वो तो क्या होते हैं प्रबल अम्ल होते हैं, और जो 4 से लेके 7 तक होते हैं वो क्या होते हैं दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब हम 7 पे तो उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं 7 से लेके 14 तक क्या होते हैं, जैसे जैसे 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो क्षारीयता का क्रम बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे 7.4 है, यहाँ पे है यहाँ पे 7.4 है, तो ये क्षारीयता का क्रम कम है भाई, यहाँ पे 7.4 पे कम क्षारीय है, तो यहाँ पे जो कम क्षारीय होने के कारण यहाँ क्या बोलते हैं हम हल्का क्षारीय बोलते हैं। और जैसे जैसे इसके पीएच मान बढ़ती जाएगी तो क्षारीयता का क्रम भी बढ़ता जाता है। ये तो होती है आपकी क्या पीएच स्केल। और ये जो पीएच स्केल दी थी किसने सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने, ये तो पीएच स्केल हो गई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रक्त का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया अस्थि मज्जा में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रक्त का संगठन, ये तो रक्त के बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त का संगठन कि भाई रक्त का संगठन किस प्रकार होता है, रक्त में कौन कौन सी चीजें होती हैं, कितने प्रतिशत कौन सी चीज होती है। तो रक्त की संगठन की बात करूं मैं तो रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से 2 भागों से। अब ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं आपके, नंबर 1 पे होता है आपका ठोस अवस्था में या क्रिस्टल फॉर्म में कौन होता है हेमेटोक्रिट होता है, और जो द्रव अवस्था में होता है वो आपकी क्या होती है प्लाज्मा होती है। क्या होती है प्लाज्मा होती है। ठीक है, अब ये प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है और रक्त जो ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं हेमेटोक्रिट इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हेडिंग लगाइएगा नेक्स्ट रक्त का संगठन। अब आपका क्या आता है नेक्स्ट हेडिंग रक्त का संगठन। इसको आपको एग्जाम में कई बार सवाल यहाँ से सवाल पढ़ेंगे तो इसको आप ध्यान से देखना। तो रक्त के संगठन की बात करूं तो रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 पे आता है आपका ठोस प्रावस्था। क्या आती है ठोस प्रावस्था। नंबर 2 पे मैं बात करूं तो आपकी कौन सी आती है द्रव प्रावस्था। क्या आती है द्रव प्रावस्था। ठीक है, अब इस ठोस प्रावस्था में क्या आती है और द्रव प्रावस्था में क्या आती है। जो ये ठोस प्रावस्था होती है इसमें मुख्यतः 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 पे होती हैं आपकी आरबीसी और नंबर 2 पे होती हैं आपके डब्ल्यूबीसी और जो नंबर 3 पे होती हैं आपके
बिंबाणु या प्लेटलेट्स। हिंदी में क्या कहते हैं आपके बिंबाणु कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। अब आता है जो द्रव प्रावस्था होती है, इसमें क्या होती हैं आपके प्लाज्मा, क्या होती है प्लाज्मा। ठीक है, अब आता है कि भाई सर हमारे तो रक्त होता है वो कैसा होता है, द्रव प्रावस्था में होता है। तो सर आपने ठोस कैसे बता दिया या क्रिस्टल फॉर्म में कैसे बता दिया, तो इसे ठोस प्रावस्था को क्या कहते हैं, एक हेमेटोक्रिट, क्या कहते हैं हेमेटोक्रिट कहते हैं। ठीक है, अब ये ठोस प्रावस्था में कैसे हो गया, तो देखिएगा ध्यान से देखिएगा, जब हमारे शरीर से कोई ब्लड निकलता है या चोट लगी उंगली में तो ब्लड निकलेगा, तो ब्लड निकलने के पश्चात क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होते हैं वो ब्लड है वो पपड़ी के रूप में सूख जाता है, और जो जैसे पहले ब्लड निकला था तो वैसे कैसे था, लिक्विड फॉर्म में था, उसमें क्या थी प्लाज्मा थी, और जैसे थोड़ी देर बाद क्या होती है प्लाज्मा उड़ जाती है, क्या उड़ जाती है, प्लाज्मा में क्या होता था जल होता था, वो क्या उड़ जाता है, उड़ जाता है, और पीछे बचा वो जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु होते हैं। इस प्रकार इसलिए इसे ठोस प्रावस्था कहा गए हैं, और द्रव प्रावस्था में क्या होती है आपके प्लाज्मा होती है। अब आता है जो ये ठोस प्रावस्था होती है इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, तो इसकी मात्रा होती है आपके 45%, कितनी होती है 45%। और अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा की मात्रा होती है आपके पीछे बची कितनी 55%, कितनी होती है 55% होती है, 55% होती है। ठीक है, अब आता है नंबर 1 पे हम क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्लाज्मा पढ़ेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत आरबीसी पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम क्या पढ़ते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, अब हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक है, प्लाज्मा में सबसे पहले आता है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है आपके 90%, जल की मात्रा 90% होती है। ठीक है, एक पॉइंट ये होता है कि जो आपकी प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में जल कितना होता है 90% होता है। नेक्स्ट 90% होता है, पीछे बचा कितना आपका 10%, क्या बचा 10%। ठीक है, अब आता है 10% में पीछे कौन कौन होता है, 8% क्या होती है आपकी प्रोटीन होती है, क्या होती है प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसके बाद पीछे बचे 2% क्या होती हैं आपके ग्लूकोज एंड खनिज लवण, क्या होते हैं ग्लूकोज और खनिज लवण। ठीक है, ये तो हो गई आपके प्लाज्मा की बात। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो प्लाज्मा है, ठीक है, जो प्लाज्मा है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, तो नेक्स्ट लिखिएगा प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। जो आपके शरीर में जो प्लाज्मा होती है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। अब ये हल्का पीला रंग किस कारण होता है, आपके बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण, बिलीरुबिन वर्णक के कारण। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मा में आपको यही इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सी, नंबर 1 पे पढ़ेंगे क्या, आरबीसी। प्लाज्मा पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आरबीसी को पढ़ेंगे। अब आरबीसी पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं और उस आरबीसी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो नंबर 2 पे लिखिएगा आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसे तो हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या कार्पल्स। क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल। ठीक है, नंबर 2 पे लिखिएगा यहाँ पे आप क्या, आरबीसी। ठीक है, अब इस आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिकाएं। क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और इस क्या कहते हैं, इस कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, ये हो गई इसके संदर्भ में। ठीक है, और इस आरबीसी को किस नाम से जानते हैं, या इसे क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट
साइट, क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। अब ये इसे इरिथ्रोसाइट क्यों कहते हैं, जिसमें जो इरिथ्रो शब्द है इसका अर्थ होता है आपके लाल, क्या होता है, लाल। और जो ये पीछे बचा जो शब्द है साइट, इसका अर्थ होता है आपके कोशिका, क्या होती है, कोशिका। तो लाल कोशिका कौन होती है, आपके आरबीसी होती है, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, अब आता है ये जो आरबीसी होती है, आरबीसी क्या होती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली रक्त कोशिका हैं। अगर हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कोशिका, रक्त कोशिका की बात पूछी जाए तो कौन सी होती है, आपकी आरबीसी, ठीक है। अब आता है आरबीसी का निर्माण, क्या, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पे होता है, आपके अस्थि मज्जा, कहां पे, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, ठीक है। आपके रक्त के संबंधित जो भी सवाल आए, चाहे आरबीसी पूछो, चाहे डब्ल्यूबीसी पूछो, चाहे प्लेटलेट्स पूछो, सबका उत्तर क्या होता है, आपका अस्थि मज्जा, ठीक है। इसके बाद आता है आरबीसी का जीवन काल, क्या आता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आपके 120 दिन, कितना होता है, 120 दिन। हमारे शरीर में आरबीसी बनती है क्योंकि आरबीसी एक क्या है, कोशिका है। तो आपको एक ध्यान बात रखनी है कि जो कोशिका होती है उसका एक जीवन काल फिक्स होता है, निश्चित समय बाद उसकी मृत्यु होती है, तो ठीक है। तो आरबीसी होती है वो कितने दिन जीती है, हमारे शरीर में 120 दिन जीती है, ठीक है। अब होता क्या है, कोशिका को क्या एक लक्षण होता है कि उसके कुछ समय पश्चात शरीर में क्या होती है, उसकी कोशिकाओं में क्या उपापचयी क्रियाएं बंद हो जाती है, मेटाबॉलिक क्रियाएं बंद हो जाती हैं, जिसके कारण वो मृत्यु की ओर अग्रसर होती हैं। तो इसी प्रकार जो आरबीसी जीवन काल होता है वो कितना होता है, 120 दिन होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। अब ये जो केंद्रक होता है ये किस में अनुपस्थित होता है, आपके आरबीसी में, लेकिन अपवाद लिखे गए, यहां पे क्या लिखेगा, अपवाद, ठीक है। अपवाद में क्या होता है, जो ऊंट व लामा, कौन, ऊंट वो जो लामा होते हैं, जो ऊंट तो होता है रेगिस्तानी रेगिस्तान का जात कहते हैं जिसे मरुस्थलीय जीव या जंतु, और जो लामा होती हैं ये बर्फीले इलाकों में पाई जाती हैं। जो इनकी आरबीसी होती हैं तो इनकी आरबीसी में क्या होती है, केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है ऊंचाइयों पर जाने पर आरबीसी कम होती है, बढ़ती है। ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ती है। अब ये कितनी बढ़ती हैं, आपके 30%। अगर आप ऊंचाई की माने कि आप अगर पहाड़ों पे जाते हो या हिल पे जाते हो तो आपके शरीर में क्या होती है, आरबीसी की संख्या है वो बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, 30% बढ़ती है। इसके बाद आता है जो अगर आप सोते हो, क्या करते हो, सोते हो, तो आपके शरीर में आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। ऊंचाई जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सोने पर आरबीसी कम होती है, कितनी कम होती है, 5% आपके शरीर में आरबीसी कम हो जाती है। यहाँ पे आरबीसी में आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस में इतना ही दिया है। और आता है जो आरबीसी का जो लाल रंग होता है वो किस कारण होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे आरबीसी का लाल रंग किस कारण होता है, एक पिगमेंट आता है। एक मैं बात करूं आपके जो शरीर होता है, मानव शरीर या पादप की बात करूं तो जिसमें दोनों का जो रंग का निर्धारण होता है वो किसी न किसी पिगमेंट के कारण होता है। तो हमारे जो रक्त होता है, जो कौन सा हमारा जो रक्त होता है उसमें आरबीसी होती है। आरबीसी का जो लाल रंग किस कारण होता है, आपके हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो एक क्या होती है, आपकी
प्रोटीन होती हैं। ठीक है, आरबीसी में आपके 10th में इतना ही दे रखा है, ज़्यादा डिटेल आपके लिए सही नहीं रहेगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 2 पे आती हैं आपकी क्या, डब्ल्यूबीसी। क्या आती हैं, डब्ल्यूबीसी, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब जो ये डब्ल्यूबीसी होती हैं इसको क्या कहते हैं, सत्य रक्त की सत्य कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, सत्य कोशिका। अब ये सत्य कोशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इसमें क्या पाई जाती हैं, केंद्रक पाया जाता है। बाकी जो आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं इनकी कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो नंबर 2 लगाइएगा आप, क्या आएगा आपकी, डब्ल्यूबीसी। क्या आएगा, डब्ल्यूबीसी, जिसे हिंदी में कहते हैं आपके श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिका। ठीक है, और ये किस नाम से जानते हैं आप इसको, ल्यूकोसाइट। कौन सी कोशिकाएं होती है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट। ठीक है, देखिएगा ये जो ल्यूकोसाइट है, जिसमें ल्यूको का अर्थ होता है आपके सफेद। क्या होता है, सफेद। वहां पे आपने कौन सा लिखा था, इरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी में क्या लिखा था, इरिथ्रोसाइट, जिसमें इरिथ्रो का अर्थ होता था लाल। उसी प्रकार जो ल्यूको का अर्थ होता है कौन सा, सफेद, और जो साइट होती है वो क्या होती है, आपकी कोशिका। अब ये जो सफेद कोशिका है वो किस में होती हैं, आपके डब्ल्यूबीसी में। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का आकार, डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो कैसा होता है, अमीबाकार। कैसा होता है, अमीबाकार, या इसका आता है अनियमित, अनियमित। ठीक है, आपकी जो शरीर में डब्ल्यूबीसी होती है उसका आकार कैसा होता है, अनियमित या अमीबाकार। अब ये अमीबाकार क्यों होता है या अनियमित क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे जो जीव जगत होते हैं उसमें एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। क्या होता है, अमीबा। अमीबा का क्या होता है कि कोई शरीर का आकार निश्चित नहीं होता है, उसका शरीर जिस भाग में जैसे होता है वैसे ही उसका आकार हो जाता है। जैसे उसको शरीर को 2 भागों में काट दिया जाता है। कैसे, 2 भागों में काट दिया जाता है तो उनके 2 जो भाग हो गए वो उसका शरीर का आकार हो गया, तो उसका कोई फिक्स आकार नहीं होता है। इसी प्रकार डब्ल्यूबीसी का आकार नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आती हैं डब्ल्यूबीसी होती हैं वो आपकी सबसे बड़ी रक्त कोशिका होती हैं। ठीक है, आपके बुक में कम से कम 3 या 4 पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन मैं आपको इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा जिससे कि आपके एग्जाम में कम से कम 3 या 4 पॉइंट, 10 पॉइंट लिखाऊंगा। अगर 10 पॉइंट में से आपको कम से कम 4 पॉइंट याद रहते हैं तो भी आपके मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, जो रक्त कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, आपकी डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। क्या आता है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। भाई आरबीसी का तो 120 दिन होता है, तो डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 से 4 दिन। क्या होता है, 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। ठीक है, इसके बाद आपको डब्ल्यूबीसी में पढ़ना है। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी में, डब्ल्यूबीसी का जो प्रकार है वो कितने प्रकार की होती हैं। आपके अगर आकार के आधार पे बात करूं तो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, नंबर 1 पे होती है आपके कणिकामय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रेनुलोसाइट, और दूसरी होती है अकणिकामय, जिसे क्या कहते हैं आपके अग्रेनुलोसाइट या अकणिकामय। ठीक है, अब आता है डब्ल्यूबीसी के प्रकार। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। नंबर 1 पे आती हैं आपकी कणिकामय। ठीक है, और जो नंबर 2 पे आती हैं आपकी अकणिकामय। कौन सी आती हैं, अकणिकामय। ठीक है, अब ये जो नंबर 1 पे आती हैं आपकी कणिकामय। अब ये कणिकामय में कौन कौन सी होती हैं, ये भी आगे जाके 3 भागों में बनती है। कौन कौन से, नंबर 1 पे आती हैं आपकी बेसोफिलस। क्या आती हैं, बेसोफिलस,
नंबर 2 पे आती हैं आपकी इओसिनोफिलस, इओसिनोफिलस, ठीक है। और जो नंबर 3 पे आपके आती हैं कौन सी, न्यूट्रोफिलस, न्यूट्रोफिलस, ठीक है, जिसमें इसकी मात्रा होती है 60 से 65%। कितनी होती हैं कुल रक्त कणिका जो WBC का होता है, तो उसमें 60 से 65% कौन होती है, न्यूट्रोफिलस होती हैं। और जो इसकी मात्रा होती है 5 से 6%, और जो बेसोफिलस होती हैं 1 से 2%, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपकी जो कणिकामय अकणिकामय होती हैं, वो होती हैं आपकी 2 प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 पे आती हैं आपकी लिम्फोसाइट, क्या आती हैं, लिम्फोसाइट। और उसके बाद आती हैं आपके नंबर 2 पे मोनोसाइट, क्या आती हैं, मोनोसाइट, ठीक है। जो ये मोनोसाइट की मात्रा होती है आपके 20 से 25%, ठीक है। और इसकी मात्रा होती है 1 से 2%, ठीक है। ये तो हो गई, प्रतिशत नहीं पूछा जाता है, आप याद रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं, आपको ये जरूर पूछा जाता है जो आपकी जो WBC है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और WBC में कौन सी मात्रा किसकी होती नहीं पूछी जाती है, कौन सी पूछी जाती है कि जो प्रकार कौन कौन से है, बेसोफिलस, इओसिनोफिलस, न्यूट्रोफिलस, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। इसके बाद आती हैं जो ये मोनोसाइट होती हैं, ये क्या करती हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की कार्य करती हैं, इसीलिए इसे कहते हैं भक्षाणु कोशिका, क्या कहती हैं, भक्षाणु कोशिका, ठीक है। ये पे आपके WBC खत्म होती है, ठीक है। इसके बाद आती हैं आपके क्या, बिंबाणु, क्या आती हैं, बिंबाणु, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। तो स्टूडेंट नंबर 3 पे आती हैं आपकी क्या, बिंबाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है। अब इस बिंबाणु को और किस नाम से जानते हैं, आपके थ्रोम्बोसाइट, क्या आती हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। जिसमें थ्रोम्बो क्या होती है, एक प्रोटीन होती है, और जो ये साइट होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी कोशिका, ठीक है। ये तो हो गया थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब आता है जो ये बिंबाणु होता है, इसका जीवन काल कितना होता है, क्या होता है, जो ये बिंबाणु होता है इसका जीवन काल होता है आपके, जीवन काल होता है आपका 9 से 10 दिन। कितना होता है, 9 से 10 दिन, ठीक है। इसके संदर्भ में एक और सवाल आता है, जो ये बिंबाणु होता है इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित, क्या होता है आपके, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। अब आता है ये बिंबाणु होती हैं जो क्या करती हैं, आपके रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, ठीक है, सहायक होती हैं। अब ये रक्त का थक्का किस प्रकार बनता है, तो देखिएगा हमारे जब शरीर में चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद रक्त पे क्या होती है, पपड़ी जम जाती है और वो रक्त बहना रुक जाता है। और वो रक्त किस कारण रुकता है, आपके इस बिंबाणु और जो ये प्लेटलेट्स होते हैं इसके कारण होता है, ठीक है। अब आती हैं कि जो आपके शरीर के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपके शरीर में होती है प्लेटलेट की संख्या होती है 2.5 से 3 लाख, कितनी, 2.5 से 3 लाख प्रति घन mm, कितनी होती हैं, 2.5 से 3 लाख प्रति घन mm, ठीक है। इसके बाद आती हैं कि जो ये आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं जो ये शरीर में क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं, आपके प्लेटलेट्स इतना ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, रक्त के कार्य, कि भाई रक्त हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है, जो रक्त के विभिन्न पार्ट होते हैं वो हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रक्त के कार्य, ठीक है। जो हमारे शरीर में रक्त होता है इसका कार्य क्या होता है, भाई हमारे शरीर में जो रक्त होता है इसके कार्य क्या होता है। नंबर 1 पे आता है आपके गैसों का परिवहन। अब ये गैसों का परिवहन किस प्रकार करता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं श्वसन में, क्या लेते हैं, O2 लेते हैं, क्या लेते हैं, O2 लेते हैं। और जो हमारे रक्त में क्या घुली हुई होती है, आपके ग्लूकोज, क्या होती है, ग्लूकोज, किस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ठीक है।
अब आता है ये जो ग्लूकोज जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में कहाँ जाती है, फेफड़ों में जाती है, ठीक है। और फेफड़ों में क्या होता है, रक्त होता है, और रक्त में क्या होती है आपके हीमोग्लोबिन। तो ये ऑक्सीजन के साथ क्या हो गई, हीमोग्लोबिन जुड़ गई। अब ये हीमोग्लोबिन युक्त ऑक्सीजन ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन क्या कहलाती है आपकी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट है या ये जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है इसका क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ देगा या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेगा। तो ये ग्लूकोज को तोड़ेगा किसमें, HbCO2, ठीक है। कितने अणु, 6 अणु, ठीक है। और क्या बनेंगे आपके 6 अणु जल के बनेंगे, और आपके क्या बनेगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी, एटीपी के रूप में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब ये जो किस प्रकार होता है, जैसे ही हमने क्या लिया, O2 लिया, ठीक है। O2 कहाँ पे गई, फेफड़ों में गई ऑक्सीजन, वहां पे हीमोग्लोबिन जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, कहाँ पे, फेफड़ों में, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करेगा, इससे जो हमारे शरीर में रक्त में और क्या होता है, ग्लूकोज होता है, क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा या ब्रेकडाउन करेगा। तो ग्लूकोज को तोड़ेगा तो वो किस में बदल जाएगा, आपके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में बदल जाएगा। और ये जो कितने अणु बनेंगे, इसके 6 बनेंगे। और जो जल के हैं आपके कितने बनेंगे, 6 अणु बनेंगे। और उसके साथ आपके क्या मिलेगी, एटीपी मिलेगी या एनर्जी मिलेगी। और ये एटीपी कहाँ पे जाएगी, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और ये जो एनर्जी है वह कहाँ पे मिलेगी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये तो होता है गैसों का परिवहन, ठीक है। इसके बाद आता है शरीर का पीएच नियंत्रण। जो शरीर का तापमान, जो शरीर में जो विभिन्न अंग है इनका जो पीएच मान है वो विभिन्न एंजाइम है, विभिन्न हार्मोन है, इनका जो पीएच मान है इसको बनाए रखती है, ठीक है। इसके बाद आता है जो हमारे शरीर का जो तापमान है या टेम्परेचर होता है, वो हमारे शरीर को जो टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है या 37 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं अप्रोक्स, ठीक है। इसके बाद आता है जो प्रतिरक्षा के रूप में कार्य करता है। अब ये प्रतिरक्षा क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होती है, WBC की कोशिकाएं होती हैं या WBC होती हैं, वो क्या करती हैं, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, रोगों से लड़, हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है या कोई प्रोटोजोआ आता है या कोई कृमि आता है, अगर जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे रक्त में क्या करेगा, जो हमारे रक्त में प्रवेश करेगा तो हमारे रक्त में क्या है, ऑलरेडी WBC है। क्या है, WBC है, जो क्या होती है हमारे शरीर की सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। वो WBC क्या करेगी, उससे वायरस को अनएक्टिव कर देगी या उसको अपने भोजन के रूप में ले लेगी और उसको शरीर से बाहर परित्याग कर देगी। इसीलिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो क्या करता है, प्रतिरक्षा, प्रति यानी प्रति का अर्थ होता है प्रति, एंटी, और जो रक्षा का अर्थ होता है बॉडी। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी का कार्य कौन करती है, रक्त करती है। रक्त का कौन सा भाग करता है, WBC करता है। कौन सा, WBC, ठीक है। इसके बाद आता है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना, जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ बने। अब ये उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके मैं बात करूं, हमारे शरीर में जो मूत्र होता है, मूत्र में क्या होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कौन कौन से, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। ये क्या होते हैं, मूत्र में उपस्थित उसके घटक होते हैं, जो क्या होते हैं, विषैले होते हैं। उनको जो शरीर से बाहर परित्याग कौन करता है, आपके रक्त करता है। रक्त के द्वारा कैसे होता है, क्योंकि रक्त में ये जो गुल्ले होते हैं तो रक्त कहाँ पे जाता है, आपके किडनी में जाता है। कहाँ पे जाता है, किडनी में जाता है। किडनी में आपके क्या लगी होती है, बोमन संपूर्ण द्वारा या न्यूरॉन लगी होती है। वो न्यूरॉन क्या करेगी, आपके रक्त को स्कंदन करेगी, नहीं सॉरी, रक्त का क्या करेगी, फिल्ट्रेशन करेगी या शुद्धिकरण करेगी, ठीक है। इसीलिए रक्त होता है वो क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको शरीर से परित्याग। और जो एक पसीना होता है हमारा, ये भी क्या है, आपका उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो क्या पढ़ेंगे, रक्त के प्रकार, या जो रक्त है वो कौन से कितने प्रकार का होता है, या रक्त समूह कौन कौन से होते हैं, या ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, ठीक है। आपके रक्त समूह आते हैं, या किसके, रक्त कार्य के बाद आपके आते हैं रक्त समूह या रक्त के प्रकार। तो मैं सबसे पहले बात करूं किसकी, रक्त समूह की, ठीक है। जो ये रक्त समूह है, सबसे पहले रक्त समूह किसने दिया था, आपके रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने दी थी, आपके कार्ल लैंड स्टीनर व विनर। कौन होते हैं, कार्ल लैंड स्टीनर और विनर ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, रक्त समूह की खोज की थी। और इन्होंने सबसे पहले किसकी खोज की थी, एंटीजन की खोज की थी, ठीक है। इसके बाद आता है आपके रक्त के प्रकार, ठीक है, या रक्त समूह। आपके रक्त प्रकार की बात करो
तो लिखेगा मानव शरीर में रक्त 4 प्रकार का, कोष्टक में लीजिएगा आप रक्त समूह, क्या रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। अब ये 4 प्रकार किस पर निर्धारित करता है? ये जो हमारे शरीर में एंटीजन होती है उसके आधार पर, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा हमारे शरीर लाल रक्त कणिकाओं, कौन सी? लाल रक्त कणिकाओं, कोष्टक में क्या लिख सकते हैं हम? आरबीसी। आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन, क्या? एंटीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं आपके प्रतिजन। क्या कहते हैं? प्रतिजन। क्या होता है? लाल रक्त कणिका या आरबीसी के ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार का होता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मानव में रक्त 4 प्रकार का होता है, या ऐसे भी लिख सकते हो लाल रक्त कणिकाओं के ऊपर या पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त समूह 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका ए, नंबर 2 पे होता है आपका बी, ठीक है, नंबर 3 पे होता है आपका ए बी, और नंबर 4 पे होता है आपका कौन सा? ओ रक्त समूह, ठीक है। ये तो हो गए रक्त समूह, ठीक है। इसके बाद हम एक बात करते हैं, ठीक है। आरबीसी में 2 प्रकार के क्या होते हैं? 2 प्रकार के आपके एंटीजन पाए जाते हैं। अब ये जो एंटीजन कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिखिएगा एंटीजन ए, एंटीजन बी, ठीक है। हमने क्या बोला पहले पॉइंट में कि लाल रक्त कणिकाओं में ऊपर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को 4 भागों में बांटा है। अब लिखिए अगर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या? आरबीसी में 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, कौन से? एंटीजन ए और एंटीजन बी, ठीक है। अब ये जो एंटीजन के आधार पर किस प्रकार होता है? अगर आपके रक्त में कौन से एंटीजन ए है तो आपका रक्त समूह कौन सा है? ए है। अगर आपके रक्त में एंटीजन बी प्रेजेंट है तो आपका रक्त समूह कौन सा या एंटीजन बी। अगर आपके रक्त समूह में एंटीजन ए वो एंटीजन बी दोनों होते हैं तो आपका रक्त समूह कौन सा होगा? ए बी, क्योंकि आपके दोनों प्रकार के एंटीजन है, कौन सी? ए बी है और बी बी है, तो आपका रक्त समूह कौन सा हो गया? बी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। अगर आपके रक्त में दोनों प्रकार की एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों नहीं पाई जाती हैं तो आपका रक्त समूह कौन सा हो गया? रक्त समूह ओ है। क्या है? रक्त समूह ओ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा ए बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह सर्वग्राही होता है। ये जो ए बी रक्त समूह होता है ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है, यानी कि ये सबसे लेता है। मतलब ये किसी भी प्रकार का रक्त समूह दे दो इसको, चाहे ए दे दो, चाहे बी दे दो, चाहे ए बी दे दो, चाहे ओ दे दो, ठीक है। ये क्या होता है? सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट इसको स्टार बना के लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ओ रक्त समूह, क्या? ओ रक्त समूह सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। वो रक्त समूह है वो सभी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, आपको बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। लेकिन जो ओ रक्त समूह है वो अगर आपके किससे लेगा? सिर्फ खुद से लेगा। किससे? खुद से। ओ ए से, ओ से ही लेगा और किसी से नहीं लेगा, ठीक है। ये तो हो गए रक्त समूह। अब आता है जो आपके कभी या पॉजिटिव या नेगेटिव के आधार पर पूछ लिया जाता है, तो ए बी पॉजिटिव तो होता है सर्वग्राही और ओ नेगेटिव
नेगेटिव होता है वो क्या होता है, आपके सौरोदाता होता है। ठीक है, इसके बाद आती है आपके रक्त में